हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग से हमारे बहुत सारे क्षेत्रों जैसे कि मेडिकल, फूड टेक्नोलॉजी और आपका इन्वायरमेंट इश्यूज एंड एग्रीकल्चर बहुत प्रोग्रेस हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। इससे यह फ़ायदा होगा कि हम अपनी आर्थिक, सामाजिक और बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनका हल पाने में सक्षम हो सकते हैं। तो मेरा नाम है शालिनी राव और मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। मैंने यह यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान का सहयोग कर सकूं और इसके साथ ही अपने अनुभवों को और अपने जो फील्ड है मेरा बायोलॉजी की, मैं टीचर हूँ, तो बायोलॉजी के बारे में लोगों को जागरूक कर सकूं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए और अगर इसके साथ आपका कोई प्रश्न है तो या फिर आप कुछ और पूछना चाहते हैं हमसे तो आप कमेंट करें। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगी। साथ ही अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी शेयर करें ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। आज हम एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं जो कि टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। तो जहाँ जैसे इस शब्द में ही है कि हम ऐसी चीज़ें जो कि टेक्निक को यूज़ करके उनको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे आजकल हम जो भी मतलब ब्रेड इंडस्ट्री है या कुछ भी है जिसमें हम ये सब यूज़ कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, सेगमेंट कर रहे हैं, यानी कि उनको बैक्टीरिया जो हमारे लिए यूज़फुल है उनका यूज़ करके चीज़ों को और ज़्यादा अच्छा बना रहे हैं। हम हमारी लाइफ स्टाइल आज टेक्नोलॉजी की वजह से कितनी इजी होती जा रही है। तो ऐसा ही हम इसी टेक्निक का यूज़ हर फील्ड में करेंगे, चाहे फिर वो आपका एजुकेशन हो या फिर आपका फूड हो या एग्रीकल्चर, सब में हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपनी जो भी सुविधाओं की चीज़ें हैं उनमें और ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। तो आज हमारा इस टॉपिक में हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस क्या क्या होते हैं, क्या एप्लीकेशंस होती हैं और कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इनको क्या किया है, इवेंट किया है और समय के साथ साथ और इम्प्रूव होता जा रहा है। तो धीरे धीरे हम उनकी प्रोसेस भी देखेंगे और इसी में हम आपका करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग की स्टडी भी, ठीक है, कि किस तरह किसी जो आपका इंटरेस्टेड जीन होता है उसे क्लोनिंग करके वेक्टर के माध्यम से उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। और हम इसमें पीसीआर यानी कि फिंगरप्रिंटिंग, ये सब फिंगरप्रिंटिंग ऑफ डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल, इन सब के बारे में हम सिस्टमैटिक पढ़ेंगे और क्या क्या प्रोसीजर यूज़ होता है, कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सब क्या टेक्नोलॉजी, इसको ऐसे हम हाथ से उठा के और ये टेस्ट ट्यूब में वो टेस्ट ट्यूब में नहीं डाल सकते। टेक्नोलॉजी में हमें कैसे अप्रेंटिस यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप है और भी इनकी है, जैसे जेनेटिक सीजर, ये सब हम यूज़ करते हैं जिन्हें हम ईजिली अपने हाथों से या फिर इजी वे में नहीं होता। ये मेथड क्या है कि सारे इंस्ट्रूमेंटल होते हैं और स्पेसिफिक होते हैं कि मतलब किसी चीज़ के लिए बने हैं, तो वो जैसे कोई प्रोसेस है वो पीसीआर के लिए ही कंफर्टेबल है तो उसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में नहीं यूज़ कर सकते। तो क्या है कि स्पेसिफाइड है ये टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ कर रहे हैं पर्टिकुलर एक ही ऑर्गेनिज्म या प्लांट या एनिमल, उनके लिए क्या है, स्पेसिफिक है, उसके लिए ही हम प्रेफर कर सकते हैं। वो चीज़ को हम किसी दूसरे में एप्लीकेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके जो प्रोसीजर है वो क्या है, काफ़ी कुछ डिफर है, एक जैसे नहीं है। और एक जैसे हैं तो हम उसमें कॉम्बिनेशन करेंगे, वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि रिकॉम्बिनेशन एंड नॉन रिकॉम्बिनेशन। जैसे कि हम इसमें वेक्टर यूज़ करेंगे, तो वेक्टर क्या है कि आपका कोई भी जीनोम है जिसमें हमें चेंज कराना है या फिर हमें उस जीनोम की क्वालिटी को बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें वेक्टर यूज़ करेंगे। तो अब वेक्टर को भी हम ऐसे ही नहीं यूज़ कर लेंगे, वेक्टर के भी क्राइटेरियाज होते हैं कि मतलब कौन कौन से वेक्टर, जब फॉर एग्जांपल जैसे कि फैमिली है, बच्चे हैं, उन्हें आपने पढ़ाया लिखाया और वो अच्छे कैरियर पर पहुंच गए, तो अब आप उनको मैरिज करोगे, तो मैरिज करेंगे तो आप चाहे लड़का हो तो लड़के के लिए ऐसे मतलब लड़की देखोगे जो कि उसे आगे जाके सपोर्ट कर सके, और अगर लड़की है तो उसके लिए भी आप ऐसा ही लड़का देखने वाले हो।
तो क्या है कि हमें वो वेक्टर एनालाइज करना होता है कि क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए ताकि वो जीनोम में डेवलप होके और आगे हम क्या करें, रिकॉम्बिनेशन और नॉन रिकॉम्बिनेशन के प्रोसेस से चीज़ों को क्या करा जा सके, अच्छे से मॉडिफाइड किया जाए। तो ऐसा ही हमारे समाज में जैसा होता है वैसे ही हम यहाँ पर किसी भी टूल्स को किसी भी टेक्निक में यूज़ करने के लिए उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को ही इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी कैसे मार्केट में वेजिटेबल्स आती है जो मतलब देखने में कैसी होती है, ज़्यादा मतलब आपका पका हुआ नहीं होता है मगर वो दिखता है, क्यों? क्योंकि हमने उसमें ऐसे जीन को डाल दिया है कि जिससे वो बहुत जल्दी ग्रो तो कर जाते हैं मगर उनमें नेचर जो आता है सींग वो नहीं आ पाता है। जैसे कि अभी आलू वगैरह की है तो पहले आलू वगैरह की फसल क्या होती थी, कोहरे से बारिश से सड़ जाया करती थी, मगर अब ऐसे उसमें जीनोम ऐड कर दिए गए हैं कि कितना भी कोहरा पड़ता रहे आपका बारिश होता रहे, आलू की फसल जो है आपका जो आपके बायोटेक्निक यानी कि इनऑर्गेनिक तरीके से उगाया जा रहा है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट अभी भी जो हमारे जो कंट्री है वो वैसे भी पता है कि एग्रीकल्चर प्रधान है, तो ऐसा नहीं है कि ये सारी टेक्नोलॉजी किसानों के पास ही पहुंच गई। अभी भी बहुत ऐसे है कि ये सारी टेक्निक क्या है कि अब साइंटिफिक लेवल पे तो यूज हो रही है मगर पब्लिक लेवल पर अभी इतनी ज़्यादा इनका जागरूक नहीं हुए हैं लोग और इस तरह हम यूज़ नहीं कर पा रहे। मगर साइंटिस्ट दिन पर दिन क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो अब आने वाले समय में शायद ऐसा भी हो सकता है कि अभी हमें पर्टिकुलर मेडिसिन की लेनी पड़ती है किसी डिसीज की, फिर शायद कब आगे जाके बनाना खा लो या एप्पल खा लो उसमें वो मतलब एंटीबायोटिक डाल देंगे साइंटिस्ट, तो उनको खा लेने से दवा, क्योंकि बच्चे वगैरह दवा खाने में ज़्यादा नाटक करते हैं तो वो फिर वो एप्पल और बनाना तो खाएंगे ही, तो एप्पल और बनाना खा के तो वो एंटीबायोटिक उनके बॉडी में पहुंच जाएगा और क्या होगा, हम वो डिसीज से काफ़ी कुछ रिलीफ मिल जाएगा। आगे ऐसा हो सकता है क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस तरह दिन पर दिन आपकी हर फील्ड में प्रोग्रेस कर रही है उस हिसाब से ऐसा लगता है। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक पर आते हैं। क्या है हमारा टॉपिक? बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी को देखेंगे कि किस साइंटिस्ट ने इसे आपका किस लेवल पर प्रोग्रेस किया है। तो पहले तो फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हम देखेंगे कि फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कौन है? कार्लो फ्रेंके। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि टेक्नोलॉजी का काम जर्नल बेस पे किया था, यानी कि जर्नलाइज टेस्ट इन्होंने ऑब्टेन किए थे। ठीक है, और फिर इसके बाद दूसरे आपके जेनेटिक इंजीनियर के जो फादर, जिन्हें बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियर, वो है पॉल बर्ग। ठीक है, पॉल बर्ग ने आरएनए टेक्नोलॉजी का भी इन्वेंट किया था। तो ये कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब आपका जेनेटिक इंजीनियर के फादर कौन है या फादर ऑफ आरएनए टेक्नोलॉजी, तो भी आपका आंसर क्या होगा? पॉल बर्ग। ठीक है, पॉल बर्ग। ये पॉल बर्ग ने क्या किया था? स्पेशलाइज टेस्ट किए थे, जहां आपके कैरोलो ने क्या किया था? जनरलाइज टेस्ट किए थे किसी भी टेक्निक का, इन्होंने स्पेशलाइज किया था कि मतलब कैसे जाके आपका वेक्टर काम करता है या कैसे आपके जो इकोलाई वगैरह में कैसे हॉस्ट काम करता है, कैसे इन सब प्रोसीजर को इन्होंने स्पेसिफिकेशन के लेवल पर देखा था। तो जो पॉल बर्ग थे उन्होंने SV40 वायरस, SV40 वायरस का क्या किया था? जीन मैनिपुलेशन किया था। ठीक है, जीन मैनिपुलेशन किया था और ये नैरो सेंस के साथ इन्होंने ये सारा काम किया था। ठीक है, अब क्या है, ये SV40 वायरस को का डीएनए और लैम्डा फेसेस किस पे अटैक कराया था? ई कोलाई और मंकी पे। तो जब इन्होंने इसको वेक्टर, किसको वेक्टर बनाया? ई कोलाई को वेक्टर बनाया और डीएनए किसका था? SV40 वायरस का। इनका जब बीच में आपका क्या हुआ, इनका जब एनालाइज कराया तो हमारा आरएनए बना। ठीक है, और वो पार्ट क्या है आपके बायोटेक्नोलॉजी की? जैसे चीज फॉर्मेशन है। ठीक है, चीज फॉर्मेशन है, ब्लड फॉर्मेशन है, ये सब क्या है? हम ब्लड मेकिंग कर रहे हैं, चीज मेकिंग कर रहे हैं। और अब नया तो IMF, ठीक है, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी, तो ये भी बहुत ज्यादा अभी सोसाइटी में इसका डिमांड हो गया है। ठीक है, वैक्सीन प्रिपेयर करें, जैसे कि मैंने बताया कि आने वाले समय में शायद ऐसी वैक्सीन है कि वो हमारे वेजिटेबल्स या फ्रूट में इंजेक्ट कर दी जाए और हम वो फ्रूट खाएं तो हमें एंटीबायोटिक लेने की जरूरत ही ना पड़े। और फिर आपका एंटीबायोटिक प्रिपरेशन, इस तरह की सारी प्रिपरेशन चल रही है। ठीक है, तो अब इसी में हम देखेंगे कि जो बायो
टेक्नोलॉजी है उसकी प्रोसीजर क्या होती है, उसमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। तो पहले बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस एंड प्रिंसिपल देखते हैं। तो वो क्या है, एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम आपके फर्दर डिवाइड टू लेवल, एक तो होता है क्लीविंग लेवल जो कि मॉलिक्यूल लेवल पर बेस पे काम करता है, यानी कि किसी सेल में मॉलिक्यूल्स होते हैं, पता है आपको। तो ये एंजाइम क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर बेस लेवल पर काम करते हैं। और दूसरा है आपका लाइजिंग। लाइजिंग जो होता है वो क्या होते हैं, सेल लेवल पर काम करते हैं, क्योंकि पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनके पास सेल भी होगा, और जब सेल है तो उसमें मॉलिक्यूल्स भी होंगे। तो एंजाइम दो पार्ट में काम करता है या दो तरह से एक्शन लेता है। एक तो मॉलिक्यूलर लेवल बेस पर लेगा, और दूसरा आपका सेल लेवल बेस पर लेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया एंजाइम। अब सेकंड फैक्टर क्या है आपका, कि वेक्टर होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि वेक्टर है, उसको हम अप्लाई करने वाले हैं, तो वेक्टर के क्राइटेरियाज भी होते हैं कि वो रिकॉम्बिनेट होना चाहिए या नॉन रिकॉम्बिनेट होना चाहिए, ठीक है। उसके भी अपने अभी हम आगे देखेंगे, जब प्रिंसिपल्स देखेंगे आगे, और जब हम इसकी मेथड देखेंगे तो हम इसके बारे में और भी ज्यादा आपको बताएंगे। होस्ट होना चाहिए। फिर आपका टेक्निक, अब टेक्निक में दो ही टेक्निक यूज होती है, एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और एक पीसीआर, ठीक है। पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज, ये आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। पीसीआर आपका फिंगरप्रिंटिंग में मोस्टली यूज होती है। फिर आपका है प्रोडक्शन ऑफ द कमर्शियल स्केल। अब क्या है कि इनसे टेक्नोलॉजी से हमने प्रोडक्ट बनाया, तो उसको किस स्केल पे बनाना है, कमर्शियल लेवल पर, ठीक है। कमर्शियल लेवल पे बनाना है। और लास्ट है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में आपका आइसोलेशन आता है, सेपरेशन आता है, इस तरह के दो तीन मेथड आते हैं जो हमारे क्या होते हैं, डाउन स्ट्रीम में आते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस एंड प्रिंसिपल्स जितने आते हैं, ठीक है। तो अब जो एक स्टेप्स देखते हैं किसके, जेनेटिक इंजीनियरिंग के, ठीक है। उससे पहले हम देखते हैं कि हर्बर्ट बेयर एंड स्ट्रेलेकोर, इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या, क्लोनिंग किया था। क्या किया था इन्होंने, क्लोनिंग। क्लोनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल टेक्निक में यूज करता है, ठीक है। जो अब क्या है, क्लोनिंग किया था तो इन्होंने क्या किया था, फॉर्जिन सेल लिया था। फॉर्जिन सेल बोले तो मतलब यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, सारी प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो क्या होती है, उनके पास प्लाज्मिड होता है, जबकि यूकैरियोट में केवल ईस्ट के पास होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इन्होंने साल्मोनेला टाइफी का जो ये बैक्टीरिया होता है उसको लिया, तो उसका प्लाज्मिड और मेन जीनोम, क्योंकि हम यहाँ इंटरेस्टेड जीनोम स्टार्ट करेंगे, फिर इसमें वेक्टर अप्लाई करेंगे और फिर टेक्निक यूज करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि सैल्मोनेला टाइफी है, उस बैक्टीरिया को लिया, उसका प्लाज्मिड और मेन जीनोम, ठीक है। अब इसको क्या किया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीनोम की तरह हमने क्या किया, यूज किया, ठीक है। फिर इसको किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, ई कोलाई के पास भी अपना प्लाज्मिड है और अपना क्या है, जीनोम है। फिर क्या, ये ई कोलाई जो है यहाँ वेक्टर की तरह काम करेगा। हमें किस पे काम करना है, साल्मोनेला टाइफी पे, ठीक है। ई कोलाई पे किया तो ई कोलाई वेक्टर है। वेक्टर को टैक्सी ऑफ जीन भी कहते हैं। बोलते हैं ना कि किधर ही जाना है तो आपको वो रूट तो पता होना चाहिए, मगर आपके पास वो व्हीकल्स भी होना चाहिए कि जहां से आप जाओ। तो इसे टैक्सी ऑफ जीन या व्हीकल ऑफ जीन भी बोलते हैं, क्योंकि इसी पे जीन क्या होता है, वेक्टर के माध्यम से जो हमारा क्लोन होता है आगे जाता है आपके, तो व्हीकल ऑफ जीन भी बोलते हैं, टैक्सी ऑफ जीन भी बोलते हैं। किसे, वेक्टर को क्या बोलते हैं, टैक्सी ऑफ जीन या व्हीकल ऑफ जीन, ठीक है, ये भी बोलते हैं। फिर इसके बाद इन दोनों में जब कॉम्बिनेशन हुआ तो क्या बना आपका, आरआरएनए बना, जो कि क्लोन इनटू द ई कोलाई। ई कोलाई का क्या था, क्लोन था, ठीक है। ई कोलाई का क्लोन था। कैसे हमने इसको डेवलप किया है, हमने साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से किया, ठीक है। उसका प्लाज्मिड और जीनोम यूज किया और फिर इसके बाद जाके ये किया। तो ये सबसे इनका फेमस एक्सपेरिमेंट था किसका, क्लोनिंग का, ठीक है। किन साइंटिस्ट ने किया था, हर्बर्ट बेयर एंड स्टेल ने, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो स्टेप्स है वो क्या। अभी हमने प्रिंसिपल देखे थे जिसमें आपने होस्ट देखा था, वेक्टर देखा था और आपके टेक्निक देखी थी, ठीक है ना, और आपका प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल लेबर। अब हम देखेंगे स्टेप्स फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में कुछ स्टेप्स होते हैं, वो वन बाय वन हम यहाँ देखने वाले हैं। बाद में हम आपको एक बैक्टीरिया और वो लेके बताएंगे भी, बट पहले आप स्टेप्स को एक जगह कलेक्टिंग फॉर्म में लिख लीजिए। तो आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन, ठीक है, क्या है, आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन। सेकेंड है रेस्ट्रिक्ट डाइजेस्ट ऑफ डीएनए, क्या है, रेस्ट्रिक्शन डाइजेस्ट ऑफ डीएनए।
थर्ड है सेपरेशन ऑफ डीएनए, किसका, डीएनए फ्रेगमेंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। अब देखेंगे, वैसे आप लोगों ने किसी ने सभी ने पीजी तो कर रखा होगा, तो इलेक्ट्रोलिसिस का एक्सपेरिमेंट अच्छे से किया होगा, तो उसमें पता है कि डीएनए के फ्रेगमेंट यूज किए जाते हैं, छोटे बड़े, क्योंकि जैसे हम किसी भी कपड़े को काटते हैं तो उसका जरूरी है कि उसका जितना भी टुकड़ा काटे वो बराबर हो। ऐसे ही जब हम सीजर से, जेनेटिक सीजर से हम आगे करेंगे पीसीआर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, तो जो आप यूज करते हैं तो उससे वो फ्रेगमेंट इक्विवेलेंट नहीं होते, छोटे बड़े होते। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि डीएनए के जो फ्रेगमेंट होते हैं उनको किसमें डाला जाता है, ऑपरेटर्स में डाला जाता है, तो उसमें देखा जाता है कि सेल के पास कौन सा फ्रेगमेंट, तो सबसे छोटा वाला जो होगा वो बॉटम पे जाके बैठेगा और सबसे बड़ा वाला जो होगा वो सेल की वॉल के पास ही होगा, ठीक है। तो ये हम आगे देखेंगे सारा, ठीक है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या है कि आपके डीएनए के फ्रेगमेंट्स को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है। किसके बेस पे, उसके साइज के बेस। हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके बेस पे करते हैं। कभी भी उसके डायमीटर के बेस पे नहीं करेंगे, और उसके बिहेवियर के बेस पे नहीं करेंगे, और उसके न्यूक्लियोटाइड सीरीज के बेस पे नहीं करेंगे। हमेशा किस पे करेंगे, उसके साइज के बेस पे करेंगे कि जो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है वो लार्ज फ्रेगमेंट है या स्मॉल फ्रेगमेंट है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। और जो हमारा एपरेटस यूज होता है उसके बॉटम पर हमेशा स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए ही परफॉर्म करते हैं, जबकि बड़े वाले जो होते हैं वो उसके नेक के टाइप, बॉटम है तो ऊपर क्या है, उसके कॉक के पास ही रहते हैं, ठीक है। एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय यूजिंग पीसीआर, ठीक है। पीसीआर को हमने देखा था फिंगर प्रिंटिंग डीएनए में, ठीक है, जब हम ये पढ़ा रहे थे आपको जेनेटिक्स, ठीक है। तो इसमें हम अभी वापस आपको कराएंगे। फिर फॉर्मेशन ऑफ आरआरएनए, फिर आपका आरआरएनए यानी कि रिकॉम्बिनेशन आरएनए, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेशन एंड नॉन रिकॉम्बिनेशन, आपका सेलेक्टिव मार्कर, मतलब ये जो ऐसे मार्कर होते हैं जो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा वेक्टर रिकॉम्बिनेट कर रहा है और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेट है, ठीक है। क्योंकि हमने करवाया वेक्टर का, मगर हमें कैसे पता चलेगा कि वो रिकॉम्बिनेट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये मार्कर होते हैं, वो आइडेंटिफाई कर देते हैं कि मतलब हमारा ये जो प्रोडक्ट है या जो हमारा ये जीनोम है वो आगे क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मार्कर का काम होता है आइडेंटिफाई करने का कि जो जीनोम है वो नॉन ऑर्गेनाइज की तरह बिहेव कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज की तरह कर रहे हैं, ठीक है। फिर ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेशन राइबोस आरएनए इन द होस्ट में ट्रांसफर करेंगे। फिर फॉर्मेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेट प्रोटीन बनेगा, जो कि क्या होगा, होस्ट में बनेगा, ठीक है। फिर आपका क्या डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, वही आपका क्या करेंगे, यहाँ पर प्यूरिफाइड करते हैं, ठीक है, और सेपरेट करते हैं, ये सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। समझ आया कि कितने आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रोसेस होते हैं। तो हमारा के फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हुआ और आपका फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला ये हुआ, इन्होंने किस पे काम किया था, SV40 वायरस और लैम्डा फेज, ठीक है। किस पे अटैक करा था, अटैक ऑन मंकी एंड अटैक ऑन इकोलाई, ठीक है। इस तरह हुआ। और हमारा जो ब्रॉड सेशन है तो कैसा है, ब्रेड मेकिंग है, ईस्ट मेकिंग है, IMF है, ये सारी की सारी हमारी क्या है, ब्रॉड फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि जब राइबोस ये रिकॉम्बिनेशन डीएनए है वो अगर किसी इकोलाई यानी कि किसी बैक्टीरिया में जाता है, ठीक है, तो ये क्या, ये मेथड है जो हम अभी आगे देखेंगे, क्या है, हीट शॉक मेथड है और आपका डाइवरलैंड कैटाइन मेथड है। ये कैटाइन मेथड, एनाइन मेथड, वही जो मैं बता रही हूँ कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, स्मॉल फ्रेगमेंट नीचे आता है तो वहां पर कैटाइन और एटाइन की पोजीशन होती है, जहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पे लार्ज फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए सेपरेट होते हैं, जबकि उसकी बॉटम में क्या होगा, apparatus की बॉटम में आपके स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए होते हैं सेपरेट, ठीक है। अब जब हमारा रिकॉम्बिनेट डीएनए है, अगर वो तीनों ऑर्गेनिज्म डिफरेंट देख रहे हैं, ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं, होस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, अगर बैक्टीरिया है तो उसमें माना हमने कि जैसे इकोलाई है, तो क्या प्रोटीन बनेगा, कैसा प्रोटीन बनेगा आपका, ठीक है, रिकॉम्बिनेट प्रोटीन यहाँ पर बनेगा। फिर इसके बाद क्या है आपका, अगर कोई होस्ट कोई एनिमल सेल है तो यहाँ पर क्या होगा, माइक्रो इंजेक्शन के फीलिंग से हम उसमें वेक्टर को क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे,
माइक्रो इंजेक्शन जो है उस मेथड से वेक्टर को क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। और अगर कोई प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में आपका एक गन शूट मेथड होता है, ठीक है, गन शूट मेथड होता है और एक बायोलिस्टिक मेथड होती है। सब अभी हम आगे देखने वाले हैं। अभी केवल हम आपको पूरा एक मैप बता रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं या क्या क्या हमारे सिलेबस में ही है और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन आपका फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पूछा जा सकता है और फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि कौन फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियर, या फिर जेनेटिक इंजीनियर की जगह क्या हो जाएगा आपका रिकॉम्बिनेट आरएनए के फादर, ये भी बोल सकते हैं क्योंकि इन्होंने ये वाला भी एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। फिर आपका क्लोनिंग का क्वेश्चन आता है कि क्लोनिंग के लिए कि पेशेंट कौन से, मतलब ये आपके साइंटिस्ट का नाम लेते हैं तो हर्बर्ट बेयर एंड स्टेरलिंग इनका लेते हैं। इन्होंने क्लोनिंग किया था, किस पे किया था, आपके प्लाज्मिड सेल पर किया था, ठीक है, कौन सी, ईस्ट सेल पे, ठीक है, प्लाज्मिड। ईस्ट क्या है आपका, यूकैरियोट है, ठीक है, और जो प्रोकैरियोटिक जितने भी सेल्स होती है उसमें प्लाज्मिड होता है, जबकि यूकैरियोट में ओनली ईस्ट के पास ही रहता है। अब ये हमारा हो गया। अब हम देखेंगे कि जो ये आप करने वाले हो किसी भी होस्ट में जो डालने वाले हो तो उसमें पहला आपका प्रोसीजर क्या होता है, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, ठीक है। डिजायर्ड डीएनए को आप किसी ऑर्गेनिज्म में क्या करने जा रहे हो, आइसोलेट करने जा रहे हो। तो जब आइसोलेट करने जाओगे तो दो मेथड होते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म पे ही करोगे, और ऑर्गेनिज्म हमारे दो हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि हम लाइसोसोम एंजाइम्स के माध्यम से करते हैं। कैसे करते हैं, लाइसो एंजाइम के माध्यम से करते हैं, ठीक है। लाइसो एंजाइम होता है उस लाइसो एंजाइम के माध्यम से, ठीक है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है। और यूकैरियोट में क्या होता है, यूकैरियोट में क्योंकि आपके फंजाई आ जाते हैं, प्लांट आ जाते हैं और एनिमल आ जाते हैं। फंजाई आ जाते हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, फंजाई में आपका कौन सा है, आपका ये रहेगा, फंजाई है तो आपका क्या आ जाएगा, हाँ, फंजाई में आपका काइटिन होता है फंजाई में, तो काइटिनेज हो जाए, काइटिनेज एंजाइम क्या करेगा, वो करेगा, आइसोलेट करेगा किसको, डिजायर डीएनए को, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट मेथड है कि आप किसी भी आप जिसमें हमें ग्रो कराना है किसी सेल में, तो क्या कर रहे हैं, हमारे वो स्टेप्स स्टार्ट हो गए कि हम, तो पहला है आइसोलेशन ऑफ डिजायर डीएनए, तो वो आपके ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। ऑर्गेनिज्म फर्दर डिवाइड टू टाइप, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोटिक में हमेशा क्या होएगा, प्रोकैरियोटिक है तो हमेशा उसमें लाइसो एंजाइम्स पार्टिसिपेट करेगा, जबकि यूकैरियोट में थ्री फर्दर डिवाइड, प्लांट, एनिमल एंड आपका फंजाई। तो फंजाई में क्या होता है, काइटिन होती है तो काइटिनेज, ठीक है, ये एंजाइम यहाँ पर करेगा। प्लांट में आपका मोस्टली पता है कि सेलुलोज और पेक्टिन, ये पेक्टिनेज, ठीक है, सेलुलेज एंड पेक्टिनेज ये एंजाइम परफॉर्म करेंगे, जो कि एनिमल में प्रोटीएज एंड लाइपेज, ठीक है, ये एंजाइम परफॉर्म करेंगे। ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया, ठीक है। फर्स्ट मेथड में क्या हुआ कि हमने क्या करना है, आइसोलेट करना है किसको, डिजायर डीएनए को, किसी भी ऑर्गेनिज्म में। वो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट भी हो सकता है और आपका यूकैरियोट भी हो सकता है। यूकैरियोट हो सकता है तो उसमें आपको फंजाई आ जाएगा, एनिमल आ जाएंगे, प्लांट आ जाएंगे। और प्रोकैरियोटिक है तो केवल एक ही तरह का है, बैक्टीरिया वायरस आएंगे, ठीक है, तो उसमें आपका लाइसो एंजाइम्स होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा क्या होता है, सेकंड प्रोसीजर क्या हुआ कि जब हम किसी सेल में टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं, जो भी सेल हमने लिया है, तो क्या करेंगे, उस सेल से सब कुछ रिमूव करेंगे। सेल हमने सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल जैसे हम इकोलाई पे ही करने वाले हैं या फिर हम अनियन सेल पर करने वाले हैं, तो क्या करेंगे, उसको सेल का सारे पार्ट्स होंगे, मतलब पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव करेंगे, ठीक है, क्या क्या करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव करेंगे, फिर आरएनए को करेंगे रिमूव, और फिर इसके बाद जो आपके अदर पार्ट्स है आपका क्या करेंगे, प्रोटीन को भी रिमूव करेंगे, ठीक है। क्या क्या करेंगे, पहले तो सेल वॉल को रिमूव करेंगे, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव करेंगे, और फिर इसके बाद आपका आरएनए को करेंगे, तो आरएनए को कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, आरएनएज एंजाइम, ठीक है। प्रोटीन को करेंगे तो प्रोटीएज एंजाइम करेंगे। अब वो ये सब रिमूव करने के बाद हमारे पास जो सेल का पार्ट पड़ा है उसे हम टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, और उस टेस्ट ट्यूब में क्या डालेंगे, डाइल्यूट C2H4 इथाइलिन डालेंगे, ठीक है, इथाइलिन डालेंगे। तो जब इथाइलिन डालेंगे तो उसमें क्या आपके केवल डीएनए बचा, क्योंकि हमने आरएनए निकाल दिया है, सेल वॉल निकाल दी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन निकाल दिया है और प्रोटीन निकाल दिया। तो अब हमारा कौन सा जेनेटिक मटेरियल बचा है, केवल डीएनए ही। जब ऐसा नहीं है कि मतलब ये केवल डीएनए के लिए ही सफिशिएंट है, ये मेथड हम आरएनए के लिए भी कर सकते हैं, प्रोटीन के लिए भी कर सकते हैं। मैं अभी आगे बताऊंगी आपको कि ये कैसे यूज है आपका प्रोटीन का भी लिए, डीएनए के लिए भी और आरएनए के लिए। मगर हम यहाँ पर आरएनए का पढ़ रहे हैं कि डिजायर
जो डीएनए है उसका। तो हम ये बता दें कि सेल जो हमने लिया है उसका सेल वॉल रिमूव करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिमूव करेंगे और आपका आरएनए रिमूव करेंगे और क्या करेंगे, प्रोटीन रिमूव करेंगे, केवल डीएनए बचेगा। डीएनए को टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे और टेस्ट ट्यूब में क्या डालेंगे, C2H5OH, ठीक है, एथेनॉल डालेंगे। एथेनॉल डालने के बाद ये स्टेलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेलाइज हो जाएगा, यानी कि प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेटेड, ठीक है, प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा। चिल यानी कि बहुत ठंडा एथेनॉल पे डालना है हमें, गर्म में नहीं डालना है, टेस्ट ट्यूब में एथेनॉल डाल देना है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये प्रेसिपिटेटेड हो गया, ठीक है, प्रेसिपिटेटेड हो गया। तो क्या हो गया आपका, किसमें हेल्प हो गई कि जब आइसोलेशन करेंगे, जैसे कि ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने वो जो भी हम सेल यूज कर रहे थे, रिमूवेबल आपका सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आरएनए और आपका क्या, प्रोटीन, टेस्ट ट्यूब में डाला। अब इसमें क्या रह गया, केवल डीएनए रह गया और इसमें हमने क्या डाल दिया, चिल एथेनॉल डाल दिया। तो ये क्या हो गया, स्टेलाइज हो गया आपका, ठीक है। अब जो ये हुआ है तो इसको हम हाथों से निकाल के नहीं डालेंगे अदर टेस्ट ट्यूब में, स्पैचुला की हेल्प से डालेंगे और उस स्पैचुला की हेल्प से डालेंगे स्पैचुला की, तो उस मेथड को बोलते हैं स्पूलिंग मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। स्पूलिंग मेथड क्या है कि जब हम क्या कर रहे हैं, डीएनए को इथेनॉल से शिफ्ट कर रहे हैं बाई स्पैचुला अदर टेस्ट ट्यूब में, तो वो स्पूलिंग होता है। वो मेथड को स्पूलिंग मेथड कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या, इसे मतलब आइसोलेटेड भी बोल सकते हो या प्रेसिपिटेटेड भी बोल सकते हो, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इसके बाद क्या होगा, सेकेंड मेथड क्या, अभी ये पहला हो गया कि आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए हमने किया, तो हमने ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट किया जिसपे हमें करना है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक है तो केवल आपका क्या होगा वहां पर, प्रोकैरियोटिक है ना, तो वहां पर लाइजे एंजाइम से ही होगा। और यूकैरियोटिक तो वहां पर फंजाई भी आ जाएगा, आपका प्लांट भी आ जाएगा, एनिमल भी आ जाएगा, ठीक है। फिर अब ये करने के बाद हमने सेल को सिलेक्ट कर लिया, सेल के सारे पार्ट को रिमूव करेंगे, केवल डीएनए को बचने देंगे। फिर उसको टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, चिल एथेनॉल वाली में, ठीक है। इसमें ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, मतलब प्रेसिपिटेटेड भी बोलते हैं और स्टेराइज भी बोलते हैं, ठीक है। इसको स्पैचुला की हेल्प से दूसरे टेस्ट ट्यूब में डालें। याद रखो यहाँ टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं हम, अपैरेटस का यूज करेंगे, हाथों का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो स्पैचुला से लेके डालेंगे, तो इस मेथड को स्पूलिंग मेथड बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पूलिंग मेथड विच इन्वॉल्व दिस मेथड, किसमें, आइसोलेशन ऑफ डीएनए में है या फ्रेगमेंट सेपरेशन में। तो आपको याद रखना है कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए में है ये मेथड, ठीक है। फिर आपका सेकेंड आता है फ्रेगमेंटेड ऑफ डीएनए। अब फ्रेगमेंटेड ये हो गया। अब फ्रेगमेंट यानी कि हमारे पास डीएनए पता है, डीएनए का ऐसा लंबा और ऐसे स्ट्रक्चर तो हम नहीं वहां पर यूज कर सकते, तो उसको हम काटते हैं डीएनए को, ठीक है। जैसे हम घरों में अपना कपड़ा या कागज काटने के लिए सीजर यूज करते हैं, ऐसे साइंटिस्ट डीएनए के फ्रेगमेंट को कट करने में लिए जो यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डीएनए नाइफ बोलते हैं या आपका मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर या आपका डीएनए नाइफ, जिससे डीएनए के फ्रेगमेंट को कट करते हैं, ठीक है। डीएनए के फ्रेगमेंट को कट किया, ठीक है। अब ये हो गया कि डीएनए के फ्रेगमेंट कट हो गया, ठीक है। फिर हमारा जो थर्ड आएगा कि आपका जो ये यहाँ पर डीएनए कट हो गया, ठीक है। अब ये जो फ्रेगमेंट कट हुआ, ये कट दो तरीके का होता है। एक होता है आपका ब्लैंक कट, ठीक है, एक क्या होता है आपका ब्रेड कट और एक होता है आपका स्ट्रगल कट। क्या होता है, एक आपका ब्लेंड कट है जो कि आपका क्या होता है, और एक आपका क्या है, स्ट्रक कट। याद रखना है स्ट्रक कट और ब्लेंड कट, ठीक है। ब्लेंड कट क्या होता है, जैसे कि कोई आपका, जैसे कि फॉर एग्जांपल ABCDEF, तो ब्लेंड कट में क्या होगा, बीचों बीच से काटेगा, कट ऑफ द मिडिल एरिया, ठीक है, कट ऑफ द मिडिल एरिया। जबकि जो दूसरा होता है स्टैगर्ड कट में क्या होता है कि स्टैगर्ड कट में जो होता है, स्टैगर्ड कट है ना, इसमें क्या होता है आपका, स्टैगर्ड कट में देखो जैसे आपका न्यूक्लियोटाइड सीरीज है, जैसे कि आपका ATTAAG, C आएगा, T आएगा, T आएगा, A और यहाँ, तो क्या करेगा, यहाँ पर ये AT को काट लेगा यहाँ इसके बीच में, और यहाँ पर ये इसको काटेगा। मतलब यहाँ पर वो मीडियम में नहीं करेगा, हैंगिंग फॉर्म, इसे मतलब हैंगिंग फॉर्म भी कहते हैं। स्ट्रगल कट को हैंगिंग फॉर्म भी कहते हैं क्योंकि ये इन दोनों के बीच में हैंग कंडीशन है।
AT को बीच से काट रहा है तो ये आपका 5 एंड है, ये 3 एंड है, और ये 3 एंड और ये 5 एंड। तो आपका 5 एंड में AT को बीच से काटेगा झूलता हुआ, और ये यहाँ पर काटेगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं स्ट्रेगर कटिंग, ठीक है। तो अब इसके आगे का जो है मेथड वो हम आगे वाले पार्ट में करेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि जो हम न्यूक्लियस यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्टेड न्यूक्लियस यूज करते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले। जो रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम होता है वो किसको बिलोंग करता है? वो न्यूक्लियर फैमिली को बिलोंग करता है। किसको करता है? न्यूक्लियर फैमिली को। कैसी न्यूक्लियर फैमिली? न्यूक्लियर फैमिली भी दो तरह की होती है, एक इंडो न्यूक्लियट और एक एक्सो न्यूक्लियट। तो ये इंडो वालों को करता है, ठीक है। ये हम आगे अभी पढ़ाएंगे, आप सिर्फ आप अच्छे से पॉइंट को देखिए और सुनिए। तो रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम होता है, रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स क्या होता है? बिलोंग टू न्यूक्लियस फैमिली। अब ये न्यूक्लियस फैमिली दो तरह की होती है, आपकी एंडो और एक्टो, ठीक है। एंडो वाले यूज होते हैं। तो अब रीऑर्गेनाइज हुआ किसमें? पैलियोड्रॉम सीक्वेंस। पैलियोड्रॉम सीक्वेंस क्या? देखो, जो मैंने आपको बताया कि जब कभी ये क्या करेंगे, रीऑर्गेनाइज करेंगे, तो हमेशा पेट्रोड्रोम सीक्वेंस में। अब पेट्रोड्रोम ये पूछा जाता है कि पेट्रोड्रोम सीक्वेंस तो कौन एंडोन्यूक्लियस करेगा? किसका? रिस्ट्रिक्टिव एंजाइम का, ठीक है। याद रखना है आपको, रिस्ट्रिक्टिव एंजाइम का एंडोन्यूक्लियस हमेशा पॉलीड्रोम सीक्वेंस में ही कट करेगा। पॉलीड्रोम सीक्वेंस देखो, जैसे कोई ये डीएनए सेगमेंट है, ये 5 एंड है और ये 3 एंड है, और ये 3 एंड है और ये 5 एंड, तो हमेशा इस तरह करेगा, ठीक है। क्या करेगा कि जो बीच का होगा, जैसे कि आपका GATC, तो इधर CAAT, यानी कि इधर से भी पढ़ने में सेम आएगा और इधर से भी पढ़ने में सेम आएगा, दोनों तरफ से पढ़ने में सेम आता है। उसे पेट्रोड्रोम सीक्वेंस कहते हैं। इसी पेट्रोड्रोम सीक्वेंस से ही कट करता है। कौन कट करता है? आपका रिस्ट्रिक्टिव एंजाइम। रिस्ट्रिक्टिव एंजाइम भी कौन सा? इंडोन्यूक्लियस, ठीक है। दो तरह की, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली को बिलोंग करता है, तो इंडोन्यूक्लियस जो होगा वही आपका क्या होगा? पैलियोड्रॉम सीक्वेंस से करे। पैलियोड्रॉम सीक्वेंस यानी कि 5 एंड और 3 एंड से जो नाइट्रोजन बेस लगे ATCCA, तो इधर से भी ATCCA, दोनों तरफ से सीक्वेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। अब जो आपका फर्स्ट रेस्ट्रिक्टिव एंजाइम है जो डिस्कवर हुआ था, हिंड सेकंड। क्या? हिंड सेकंड। ये याद रखना है आपको। ये सारे के सारे आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको यहाँ बताती जा रही हूँ। अंडरलाइन करना है इनको अच्छे से, ठीक है। हिंड सेकंड, ठीक है। किसने डिस्कवर किया था? एम्बर नाथन एंड स्मिथ। एम्बर नाथन एंड स्मिथ, ये साइंटिस्ट ने इनको किया था, ठीक है। अब इनको देखो नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, इसको सिंपली कैसे लिखते हैं? इसको सिंपली ऐसे लिखते हैं ना, EORT, ठीक है, ये लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो E क्या हो गया आपका? E हो गया फर्स्ट लेटर ऑफ जीन। क्या हो गया? फर्स्ट लेटर ऑफ जीन। और CO क्या हो गया? फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीसीज। ये क्या हुआ? फर्स्ट लेटर ऑफ जीन, और ये क्या हुआ? फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीसीज, ठीक है। और R क्या हुआ आपका? ये R जो है ये क्या हो गया आपका? R जो है आपका जिसका स्ट्रेन लिया, स्ट्रेन बैक्टीरिया जिसका हम स्ट्रेन यूज कर रहे हैं। ये क्या हुआ आपका? फर्स्ट लेटर ऑफ जीन, फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीसीज। और R क्या है आपका? R है आपका जो भी आपका स्ट्रेन यूज करे, स्ट्रेन जीन। और T क्या है आपका? ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, ठीक है। ऐसा हम इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। अभी आगे देखेंगे हम कि कितने तरह के एंजाइम्स हैं और कैसे क्या है, ठीक है। तो और अब जो ये सीक्वेंस है तो देखो कैसा, ये हेमियोफिलस, इन्फ्लुएंस, ठीक है। और आपका स्ट्रेन, ऑर्डर एंड डिस्कवरी, यही आपका है ना। देखो ये क्या है? ये है आपका क्या? फर्स्ट लेटर ऑफ जीन, फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीसीज। और ये क्या? स्ट्रेन जीन है। और T क्या है आपका? कि आपका जो भी आपका ऑर्डर ऑफ क्या है? डिस्कवरी, ठीक है। इस तरह आप इसको करते हैं, इसका कट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आज हमने सिंपल देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी हमारी यूज हो रही है, कैसी चीजें हमारी और दिन पर दिन एवरीडे इजी होती जा रही हैं, कैसे टेक्नोलॉजी की, चाहे एजुकेशन हो, हमारे एजुकेशन में भी देखो कितनी टेक्निक आई है कि हम घर बैठे ही कितना भी कैसे भी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और उनके लेक्चर्स को, उनके टीचर्स की
फैसिलिटीज को सबको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है बदलाव, परिवर्तन ही क्या है नए आविष्कार का क्या होता है बेस होता है। ठीक है, जितना हम सोचेंगे उतना हमारा होता जाएगा। तो ये आज हमने क्या देखा, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन है। ठीक है, और फिर इसके बाद हमारा जो क्लोनिंग किस पर हुआ, आपका किस पर हुआ, टाइफी बैक्टीरिया और आपका इकोलाई, जिससे क्लोनिंग को उन्होंने डिस्कवर किया। और फिर इसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि आइसोलेशन ऑफ डिजायर डीएनए। तो इसके हमने दो प्रोसेस देखे, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो दो प्रोसेस में क्या था कि जो भी हमने सेल लिया है उसका सब रिमूव करना है, सेल वॉल भी रिमूव करना है और आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी रिमूव करना है और आरएनए भी रिमूव करना है, और इसके साथ ही क्या करना है वो भी यूज करना है। ठीक है, तो इसके बाद हम आपको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप पढ़िए ये सब चीजें, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, टेक्नोलॉजी, तो इसमें भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं। जैसे मैंने बताया कि किसे आप डीएनए नाइफ किसे कहते हैं। ठीक है, डीएनए नाइफ कहाँ यूज होता है, जब हम डीएनए के फ्रेगमेंट को कट करते हैं, उसे मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। ये क्वेश्चंस हैं, ये सब क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपका जो डिजायर डीएनए है तो वो अप्लाई ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट में क्या है आपका लाइसो एंजाइम्स है। ठीक है, और आपका यूकैरियोट में क्या है, अगर वो फंजाई है तो काइटिनेज है, और अगर वो प्लांट है तो सेलुलोज और पेक्टिनेज है। ठीक है, और अगर वो एनिमल है तो वहां पर आपका क्या आ जाएगा, लाइपेज आ जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रोटीनेज एंड लाइपेज ये से आपने याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि फ्रेगमेंट को कैसे हम स्पूनिंग करेंगे, कैसे हम जो आपका जैसे हमने किया उसको। ठीक है, तो वहां वो स्टरलाइज हो गया, या फिर आप कह सकते हैं आइसोलेट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर उसको ट्रांसफर करेंगे अदर टेस्ट ट्यूब में बाई स्पेक्चुला, तो उसको क्या बोलेंगे, स्पूलिंग मेथड। क्वेश्चन नाम से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा, तो आप अच्छे से पढ़िए और आगे ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्ट में आके आपको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।